हेलो एवरीवन। हर्ष ट्यूटोरियल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम आज जो चर्चा करने जा रहे हैं वो भारत का संविधान पार्ट 2 पर। पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि और पार्ट 1 में हम आपको चर्चा करा चुके हैं कि भारत का संविधान जैसे देश, प्रांत, राज्य, राष्ट्र, संप्रभुता जैसे शब्दों को हम परिचित करा चुके हैं। आइए आज देखते हैं हम भारत का संविधान, इसके मौलिक संरचना है जो उससे हम परिचित कराने जा रहे हैं आज। तो देखेंगे किस तरीके से आपको भारत का संविधान जैसे बोझिल लगता है, आपको इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल बोझिल नहीं लगेगा। हम बिल्कुल एकदम सिंपल और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं, आपको इसका ओवरव्यू पहले हम आपको समराइज़ कराते हैं, ओवरव्यू देते हैं पहले आपको। आज हम क्या क्या किस किस विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं भारत का संविधान, राज्य, राज्य के बाद सरकार, सरकार के बाद व्यक्ति, इन तीनों की बात करेंगे हम। फिर उसके बाद आएंगे हम भारत के जो भारतीय संविधान है उसके जो अंग हैं सरकार के, वो कौन कौन से हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि बातों पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं, इस वीडियो के अंत तक बने रहें, देखते हैं। भारत का संविधान, भारत का संविधान इन तीन भागों से मिलके बना है। इन तीन भागों पर ही टिका हुआ है। कह सकते हैं कि ये भारतीय संविधान ये एकदम सेंटर पॉइंट है इन भारतीय संविधान का, राज्य, सरकार और व्यक्ति। तो आइए देखते हैं कि भारत के संविधान में व्यक्ति के मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य किस तरीके से सुनिश्चित किए गए हैं और सरकार किस हिसाब से, किस प्रकार से एग्जीक्यूटिव करती है और राज्य क्या क्या सुनिश्चित करता है। आइए देखते हैं। जैसे कि व्यक्ति, भारतीय संविधान में व्यक्ति के लिए, भारतीय संविधान व्यक्ति के व्यक्तित्व के कल्याण के लिए उच्चतम विधियां बनाई जाएं एवं उच्चतम कल्याण सुनिश्चित कराया जाए। ये हमारा भारतीय संविधान ये निर्देश देता है कि राज्य को निर्देश देगा और सरकार को भी निर्देश देगा। भारत का संविधान राज्य को निर्देश देता है, भारत का संविधान सरकार को भी निर्देश देता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के उच्चतम कल्याण को सुनिश्चित कराया जाए और इसमें विधियां बनाई जाएं, जिससे कि व्यक्ति के मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार में कह सकते हैं जैसे समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है कि नहीं। इस प्रकार से इसमें उसके मूल अधिकारों का हनन ना हो, उस हिसाब से इसमें निहित है। तो हम बात करते हैं अब राज्य। राज्य को हम पहले भी आपको डिफाइन कर चुके हैं। यहाँ राज्य से संदर्भ भारत देश है। तो इसमें देखते हैं निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभु होना। संप्रभु का अर्थ बताएं, पहले भी बता चुके हैं हम पिछले वीडियो में। संप्रभु का अर्थ है बाह्य एवं आंतरिक स्वतंत्रता, बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से स्वतंत्रता। फिर उसके बाद में सरकार, सरकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार। व्यक्ति के मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स एवं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर उसके बाद में आते हैं हम सरकार के तीन अंग। सरकार के तीन अंग कौन कौन से हैं। नंबर 1 व्यवस्थापिका, विधायिका। व्यवस्थापिका विधायिका का मतलब यहाँ लेजिस्लेटिव। कार्यपालिका का यहाँ अर्थ है एग्जीक्यूटिव। न्यायपालिका का यहाँ अर्थ है जुडिशरी। अब देखो, आप देख पा रहे होंगे सरकार के तीन अंग। फिर उसके बाद में इसके जो कार्य हैं, व्यवस्थापिका के, विधायिका के कार्य हैं विधि को बनाना, कार्यपालिका का कार्य है क्रियान्वित करवाना या लागू करवाना,
उसके बाद न्यायपालिका का, जुडिशरी का कार्य क्या है? लागू करना और विधियों को देखना कि न्याय संगत है या नहीं। जिससे कि न्यायपालिका इसलिए विधियों को देखना न्याय संगत है कि व्यक्ति के मूल अधिकारों का कहीं हनन तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है जिससे कि व्यक्ति के मूल अधिकारों का चोट पहुंच रही हो। ये जुडिशरी ये चीज़ देखती है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे व्यवस्थापिका। नंबर 1, व्यवस्थापिका में हम देखेंगे संघ केंद्र, राज्य होगा मतलब संघ केंद्र होगा, राज्य मतलब प्रांत होगा, और स्थानीय स्तर होगा। इसको हम डिवाइड करेंगे। अब ये संसद है, संघ में क्या होती है? संसद होती है। राज्य में विधानमंडल होता है। स्थानीय स्तर पर ग्राम होता है और शहर होता है, और इसमें ग्राम सभा होती है और नगर पालिका होती है। तो आप देख पा रहे होंगे। फिर उसके बाद में कार्यपालिका। कार्यपालिका में केंद्र है, केंद्र के साथ साथ पीएम सहित मंत्री परिषद शामिल होते हैं इसमें। पीएम सहित मंत्री परिषद का यहाँ मतलब हो गया मंत्रियों का, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं पीएम सहित। राज्य में भी सीएम सहित मंत्रिमंडल, जो राज्य के मंत्री होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। स्थानीय स्तर पर आप देख रहे हैं ग्राम सभा में प्रधान होता है, नगर पालिका में मेयर होता है। फिर उसके बाद में आएंगे हम न्यायपालिका। न्यायपालिका को देखेंगे हम, ये एकीकृत रूप में होती है, इंटीग्रेट रूप में। सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिविजनल कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं। अब हम बात करेंगे व्यवस्थापिका की। जैसे विधायिका थी, व्यवस्थापिका विधायिका। व्यवस्थापिका जो विधायिका है, लेजिस्लेटिव केंद्र था। फिर उसके बाद संसद थी, केंद्र था, संसद थी। फिर उसके बाद में हमने संसद को 3 भागों में बांटा है भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग: राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ऐसे ही प्रांत में विधानमंडल होता है, यहाँ राज्यपाल होता है, विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। मैं आपको यहाँ तुलना कराना चाहता हूँ, थोड़ा यहाँ आप गौर कीजिए। राष्ट्रपति, संसद, केंद्र में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। यहाँ विधानमंडल होगा, यहाँ संसद होगी। केंद्र में संसद, प्रांत में विधानमंडल। यहाँ राष्ट्रपति, यहाँ राज्यपाल, यहाँ लोकसभा, यहाँ विधानसभा, यहाँ राज्यसभा, यहाँ विधान परिषद। तो आप देख पा रहे हैं। और स्थानीय स्तर पर, स्थानीय लोकल बॉडी, लोकल स्टैंड पर आप देखेंगे ग्राम सभा होती है और नगर पालिका होती है। यहाँ जो चुनाव होता है ग्रामीण जनता द्वारा होता है। जो जिला पंचायत होती है, आप देख पा रहे हैं और सुन पा रहे होंगे मेरे को, ठीक से यहाँ समझिए। ग्राम सभा का मतलब यहाँ जिला पंचायत, यहाँ नगर पालिका मतलब मेयर। जो नगर पालिका का, जो नगर निगम का जो चुनाव होता है, ग्रामीण जनता द्वारा यहाँ चुनाव दिया जाता है और शहरी जनता के द्वारा यहाँ चुना जाता है। यहाँ 18 वर्ष उम्र है, यहाँ पे भी 18 वर्ष उम्र है, ये लोग वोट करते हैं। जिला पंचायत, अब देखो राष्ट्रपति है, इसकी कार्यपद्धति राष्ट्रपति की, और कार्यपद्धति के साथ शक्तियाँ इसकी, और निर्वाचन किस तरीके से होता है। ऐसे ही लोकसभा में और राज्यसभा में इसको हम विस्तार से, जो आगे वीडियो आएगा हमारा, आर्टिकल अनुच्छेदों के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। लोकसभा में ये एक अस्थायी है। कैसा है ये? अस्थायी। ये कैसा है? स्थायी सदन है ये।
जे अस्थाई सदन है, जे स्थाई सदन है। ये इसको निम्न सदन बोला जाता है, इसको उच्च सदन बोला जाता है। इस लोकसभा में संविधान में अभी तक फिलहाल 552 पद हैं जो निर्वाचित किए जाते हैं सदस्य, वो 552 हैं, जिसको हम एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम सांसद बोलते हैं। 552 हैं, उसमें से 2 राष्ट्रपति निर्वाचन करता है एंग्लो इंडियन। कैसे? एंग्लो इंडियन। इधर स्थाई सदन में जो राज्यसभा है इसमें 250, तो इसमें जो 12 सदस्य हैं उसको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। वो जो होते हैं कला, विज्ञान, खेल, साहित्य। आप समझ पा रहे हैं, मैं यहाँ लिख सकता हूँ खेल, विज्ञान, साहित्य, खेल, विज्ञान, साहित्य, कला, एक और है अभी याद नहीं आ पा रहा है। इसमें से जो 12 लोग मनोनीत होते हैं वो लोग इस एक्सट्रीम से चुने जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यपाल है यहाँ, विधानसभा है यहाँ विधान परिषद है। ऐसे ही इसको बोलते हैं, जैसे लोकसभा को अस्थाई बोला, विधानसभा को भी हम क्या बोलेंगे? अस्थाई। राज्यसभा को बोलेंगे स्थाई। सदन जो होता है निम्न सदन इसको बोलते हैं, इसको उच्च सदन बोलते हैं वहाँ का राज्य में। इसके भी ऐसे ही मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं। हम विस्तार से जो वीडियो आएगा हम आर्टिकलों के माध्यम से तुलनात्मक रूप से और बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपने ये भी देखा स्थानीय स्तर। अब हम बात करते हैं कार्यपालिका की। मुख्य भूमिका कार्यपालिका कैसे निभाता है? किसी भी विधि को, किसी भी एक्ट को जब पारित होता है उसको एग्जीक्यूट करना होता है। इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ एग्जीक्यूट करना होता है। एग्जीक्यूट जनता के बीच में करना होता है उसको, और वो जो करते हैं किस तरीके से होता है देखो। एग्जीक्यूटिव बोलते हैं इसको। इधर केंद्र है, इधर राज्य है, इधर लोकल बॉडी नगर निकाय है। तो आप देख पा रहे हैं स्थाई। स्थाई में हम क्या देखेंगे? केंद्र में स्थाई भी होते हैं। प्रशासन के, केंद्र सरकार के उच्चतम, प्रशासन के उच्चतम अधिकारी, प्रशासन के उच्चतम अधिकारी से लेके क्लर्क तक के स्थायी सदस्य होते हैं केंद्र में। वो एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे ही अस्थाई। अस्थाई में प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद होती है और महान्यायवादी होते हैं। ये अस्थाई होती है। इसको हम चेंज कर सकते हैं वोटिंग पावर से। ये 5 साल के लिए होते हैं, है ना, और ये निर्वाचित होते हैं, चुने जाते हैं, और इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है कुछ समय बाद, इसलिए इसको अस्थाई बोलते हैं। ऐसे ही राज्य में होता है प्रशासन के, राज्य सरकार के उच्चतम, राज्य सरकार के प्रशासन के उच्चतम अधिकारी से लेके क्लर्क तक वो स्थायी सदस्य कहलाते हैं, जो एग्जीक्यूटिव, राज्य के कार्यपालिका में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे ही अस्थायी होते हैं गवर्नर होता है यहाँ, राज्यपाल, सीएम सहित मंत्रिमंडल होगा और महाधिवक्ता होगा। इधर महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और अटॉर्नी जनरल ऑफ सॉलिसिटर जो होता है, ये एजी बोलते हैं इसको भी, और इसको एजीआई बोलते हैं, इसको एजीएस बोलते हैं। एजीआई और एजीएस। तो आप देख पा रहे होंगे नगर निगम, लोकल बॉडी, इसकी चर्चा देखते हैं। नगर निकाय, ग्रामीण ग्राम सभा होती है, जिला पंचायत होता है चुनाव,
जिला पंचायत का जो मुख्य होगा उसके नीचे जो काम करते हैं वो प्रधान करते हैं। ऐसे ही नगर पालिका में मेयर होते हैं, मेयर के नीचे इधर कह सकते हैं हम जो जिला पंचायत होती है, जिला पंचायत सदस्य होते हैं जो, और यहाँ मेयर, यहाँ पर सभासद भी बोलते हैं जो इसके नीचे कार्य करते हैं, पार्षद भी बोलते हैं जो आपके शहरी क्षेत्र में होते हैं, और जिला पंचायत ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं। इसके नीचे प्रधान ब्लॉक स्तर पर कार्य करते हैं जो, ठीक है ना, आप समझ पा रहे होंगे, आपने, मैंने समझाया है आपको। इसके बाद न्यायपालिका की बात करते हैं। न्यायपालिका, न्यायपालिका इंडिकेट होती है, हम आपको बता चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट होगा एक, हाई कोर्ट 24 हैं इनकी संख्या, और डिविजनल कोर्ट हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कार्य करते हैं। तो 1 से लेके 31 तक प्रेजेंट में, वर्तमान समय में 31 जज हैं, एक चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश हैं, तो इनकी संख्या हो जाती है 31 + 1, टोटल 32 वर्तमान समय में। तो 32 हैं, 32 हैं, और यहाँ पर 32 होने के साथ अभी तक जो सदस्यों की न्यायपालिका में जजों की जो संख्या है अभी तक अधिकतम 34 है। कितनी है? 34। 34 में से 32 अभी तक कार्यरत हैं, जो कार्य कर रहे हैं, न्यायपालिका को चला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के। आप देख सकते हैं बेंच की टीम ये न्यायालय में गठित करा सकते हैं अधिकतम। और जीएस का ये बहुत प्रचलित क्वेश्चन है। अधिकतम 13 जजों की पीठ जो गठित की गई थी वो कौन सा केस था? वो केशवानंद भारती वाला केस था। इसमें अभी तक वर्तमान समय तक 13 जजों की पीठ गठित की गई थी, वो केशवानंद भारती केस था। आइए देखते हैं हम। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिविजनल कोर्ट है, किस तरीके से कार्य किया। बाकी का जो वीडियो है अगले वीडियो में हम आपको और इसकी जो संरचना है उससे आपको परिचित कराएंगे। आइए देखते हैं फिर अगले पार्ट में, पार्ट 3 आएगा। आप हमें सुझाव दे सकते हो कमेंट सेक्शन के माध्यम से, और उसमें हमें बता सकते हो हमारी कमियां। वीडियो में जो वॉइस थी पहले अब ठीक कर दी गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।